अगर बचना है तो बदसूरत बन जाओ या बीमार हो जाओ। अगर तुम सुंदर दिखी तो बड़े साहब तुम्हें बुला लेंगे। अंजलि का दिल पसीज गया। अंजलि ने उसे कुर्सी पर बैठाया, खुद अपने हाथों से पानी का गिलास दिया। सावित्री के हाथ इतना कांप रहे थे कि पानी छलक कर फर्श पर गिर गया। अंजलि ने बहुत प्यार से पूछा, शांत हो जाओ माँ जी, पहले सांस लो, मैं यही हूं। बताओ क्या हुआ मैडम साहब। अनर्थ हो गया, घोर पाप हो रहा है। भगवान के घर में शैतान बैठे हैं, मेरी मदद करो, वरना वह बच्चियां मर जाएंगी। अंजलि भी हैरान गई। कौन बच्चियां, कहां की बात कर रही हैं आप? सावित्री ने रोते हुए कहा, नारी छाया सुधार गृह, शहर के बाहर जो बना है, मैं वहां सफाई का काम करती हूं। मैडम, दुनिया को लगता है वह अनाथ और बेसहारा लड़कियों का आसरा है, पर वह आसरा नहीं, वो नर्क है मैडम, नर्क। अंजलि ने पाटिल को इशारा किया कि दरवाजा बंद कर दे। मामला गंभीर लग रहा था। खुलकर बताओ माँ जी, डरो मत। सावित्री ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और जो बताया उसे सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम, वहां का जो बड़ा साहब है ना, जगन माथुर, वह इंसान नहीं जानवर है। वहां जो भी नई लड़की आती है जिसका कोई वारिस नहीं होता या जो दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर होती है, वह उसे अपने कमरे में बुलाता है। वह वहां सुधार गृह नहीं, वैश्यालय चला रहा है। लड़कियों को नशा दिया जाता है। अगर कोई लड़की मना करे तो उसे पागल खाने के वार्ड में डाल देते हैं, बिजली के झटके देते हैं। कल रात एक 19 साल की लड़की जिसका नाम मुन्नी था, उसने फांसी लगा ली, लेकिन उन लोगों ने पुलिस को नहीं बताया। रात के अंधेरे में उसकी लाश को पीछे के नाले में फेंकवा दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है मैडम। सावित्री अब फूट फूट कर रो रही थी। मुझे भी धमकी दी है, कहा है कि अगर मुंह खोला तो चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा देंगे। पर मुझे अपनी चिंता नहीं है मैडम, उन बच्चियों को बचा लो। अंजलि का खून खौल रहा था। नारी छाया सुधार गृह, यह नाम उसने सुना था। कई बड़े नेता और बिजनेसमैन वहां डोनेशन देते थे। शहर में जगन माथुर की इज्जत एक समाज सेवक की थी। अंजलि ने कड़क आवाज में कहा, पाटिल गाड़ी निकालो और टीम को तैयार रहने को बोलो। लेकिन अगले ही पल अंजलि रुक गई। उन्होंने सावित्री की तरफ देखा। अगर वह अभी पुलिस फोर्स के साथ वहां जाती है तो क्या होगा? जगन माथुर बहुत चालाक है, उसके पास बड़े लोगों का पावर है। वह सबूत मिटा देगा, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देगा, लड़कियों को डराकर चुप करा देगा और बिना सबूत के कोर्ट उसे छोड़ देगा। नहीं, सीधे वार करना बेवकूफी होगी। अंजलि ने गहरी सांस ली। पाटिल रुको रेड, अभी नहीं होगी। पाटिल हैरान था। शेर का शिकार करना है तो जाल बिछाना होगा। पाटिल, अगर हम वर्दी में गए तो वह संभल जाएंगे, हमें उनके बीच जाना होगा। उनके जैसा बनकर अंजलि की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई थी। उन्होंने ठान लिया था, पाप को मिटाना है तो पापी के घर में घुसना होगा। अगले 2 दिन अंजलि ऑफिस नहीं गई। उसने एक गुप्त मिशन तैयार किया। इस मिशन के बारे में सिर्फ कमिश्नर सर और अंजलि की भरोसेमंद टीम के 2 लोग, इंस्पेक्टर शिंदे और हवलदार पाटिल को पता था। अंजलि ने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया। वह खूबसूरत कड़क एसपी अंजलि राठौर अब नहीं रही थी। उसने अपने बालों को गंदा किया, तेल लगाकर चिपका लिया, एक पुरानी मैली कुचैली साड़ी पहनी जिसे जगह जगह से फाड़ दिया गया था। चेहरे पर कालिक और धूल मली। उसने अपना नया नाम रखा कमली, एक मानसिक रूप से बीमार लावारिस औरत। प्लान यह था कि अंजलि एक बस स्टैंड पर पागलों जैसी हरकतें करेगी, लोगों को पत्थर मारेगी ताकि पुलिस जो लोकल थाने की होगी और जिन्हें इस प्लान के बारे में नहीं पता होगा उसे पकड़ ले, और नियम के मुताबिक ऐसी लावारिस और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं को सीधा नारी छाया सुधार गृह भेजा जाए। और वही हुआ। दोपहर के 2 बजे बज रहे थे। दादर बस स्टैंड पर हंगामा मच गया। ए हटो हटो सब, एक औरत चिल्ला रही थी। वह हवा में हाथ नचा रही थी, कभी हंसती कभी रोती। ये कमली थी। उसने वहां खड़े एक फल वाले का ठेला पलट दिया। लोग डर के मारे भागने लगे। किसी ने चिल्लाया, पुलिस को बुलाओ, यह पागल मार देगी किसी को। थोड़ी देर में पुलिस की जीप आई। 2 महिला हवलदारों ने बड़ी मुश्किल से कमली को काबू में किया। छोड़ो मुझे, मुझे मेरे राजा के पास जाना है, मेरा राजा आएगा। कमली चिल्लाती रही, नाटक करती रही। उसे थाने लाया गया। वहां के इंस्पेक्टर ने जब देखा कि इसका कोई घर बार नहीं है और दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसने वही किया जो अंजलि चाहती थी। उसने आर्डर साइन किया, इसे नारी छाया सुधार गृह भेज दिया जाए। शाम होते होते अंजलि उर्फ कमली एक सरकारी वैन में बैठी थी। लोहे की जालियों के पीछे से उसने मुंबई शहर को देखा।
उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे डर अपने लिए नहीं था, डर यह था कि कहीं उसकी एक्टिंग में कोई कमी ना रह जाए। उसके ब्लाउज के अंदर सिलाई में एक बहुत ही बारीक बटन कैमरा छिपा हुआ था और उसकी साड़ी के कॉलम में एक माइक्रोचिप जैसा माइक्रोफोन था। वैन रुकी, सामने एक बड़ी पुरानी हवेली जैसी इमारत थी। बाहर बोर्ड लगा था, नारी छाया सुधार गृह। गेट खुला। अंजलि को वैन से उतारकर अंदर धक्का दिया गया। एक गार्ड ने उसे कोहनी मारी। चल अंदर नौटंकी। अंजलि लड़खड़ाकर गिरी। मिट्टी में उसका हाथ सन गया। उसने ऊपर देखा, सामने 3-4 गार्ड खड़े थे। उनकी नजरों में हमदर्दी नहीं, हवस थी। यही वह नरक था। अंदर का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग था। बाहर जहां बड़ा सा बगीचा और सफेद दीवारें थीं, अंदर घुसते ही फिनाइल की तेज बदबू ने अंजलि का स्वागत किया। एक बड़े से हॉल में करीब 20 से 25 लड़कियां बैठी थीं। किसी के बाल कटे हुए थे, किसी के कपड़े फटे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां सन्नाटा था। कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। सबकी आंखें जमीन पर थीं। एक मोटी सी औरत जो वहां की वार्डन थी, हाथ में डंडा लेकर आई। उसका नाम बसंती था, लेकिन स्वभाव से वह किसी जेलर से कम नहीं थी। बसंती ने अंजलि को आवाज दी, ए नई वाली, इधर आ। अंजलि ने पागलों की तरह इधर उधर देखा और एक अजीब सी हंसी हंसी। ही, राजा जी तुम आ गए। बसंती ने अंजलि के सिर पर एक थप्पड़ जड़ा। चुप, यहां तेरा कोई राजा नहीं है। अब मैं ही तेरी राजा हूं, मैं ही मंत्री। चुपचाप उस कोने में जा और बैठ जा, खाना शाम को मिलेगा। अंजलि रोने का नाटक करते हुए कोने में दुबक गई, लेकिन उसकी तेज नजरें सब स्कैन कर रही थीं। उसने देखा कि हॉल के कोनों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन सावित्री ने सही कहा था, कैमरों के तार कटे हुए लग रहे थे, या शायद वह सिर्फ दिखावे के लिए थे। रात हुई। लड़कियों को खाने में पानी जैसी दाल और जली हुई रोटियां दी गई। अंजलि ने बड़ी मुश्किल से एक निवाला गले के नीचे उतारा। खाना खाने के बाद जब लाइटें धीमी कर दी गई तो अंजलि के पास एक दुबली पतली लड़की आकर बैठी। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल होगी। उसने धीरे से पूछा, दीदी तुम सच में पागल हो या नाटक कर रही हो? अंजलि चौंक गई। उसने पागलों जैसी हरकत जारी रखी। क्या बोली? लड़की ने इधर उधर देखा और फुसफुसाई, मैं रेखा हूं। मैं भी नाटक करती थी शुरू में, ताकि वह मुझे छोड़ दें। पर यहां नाटक काम नहीं आता। अगर बचना है तो बदसूरत बन जाओ या बीमार हो जाओ। अगर तुम सुंदर दिखी तो बड़े साहब तुम्हें बुला लेंगे। अंजलि का दिल पसीज गया। उसने रेखा का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में अपने असली लहजे में बोली, डरो मत रेखा, मैं आ गई हूं। अब सब ठीक हो जाएगा। तभी लोहे का मुख्य गेट बंद होने की आवाज आई। रात के 11 बज चुके थे और अब सुधार गृह का असली खेल शुरू होने वाला था। दिन में जो गार्ड्स खामोश खड़े रहते थे, रात होते ही उनके तेवर बदल गए। वे लड़कियां जो दिन के उजाले में जैसे तैसे अपनी सांसें ले रही थीं, सूरज ढलते ही उनकी जान हलक में आ जाती थी। जैसे ही रात के 11 बजे सुधार गृह के लोहे के भारी भरकम गेट बंद होने की आवाज आई, वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। वो गार्ड्स जो दिन में खाकी वर्दी पहनकर संतरी बनने का नाटक करते थे, रात के अंधेरे में जल्लाद बन गए। उनकी आंखों से शर्म हया गायब हो चुकी थी और वहां सिर्फ और सिर्फ हवस तैर रही थी। सुधार गृह की लंबी और मनहूस गैलरी में भारी जूतों की आवाजें गूंजने लगीं। वे गार्ड्स हाथों में शराब की बोतलें और डंडे लेकर गलियारों में ऐसे घूमने लगे जैसे किसी जंगल में शिकारी शिकार ढूंढ रहे हों। उनका काम लड़कियों की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि उन्हें डराना था। वे लोहे की सलाखों पर डंडे मारते हुए निकलते और वह आवाज सन्नाटे को चीरती हुई हर लड़की के दिल में खंजर की तरह चुभती थी। वे रुकते किसी कोठरी के अंदर टॉर्च मारते और गंदी फफ्तियां कसते। ए बसंती आज बड़ी उदास बैठी है। ओए चंपा, तेरा दुपट्टा तो बड़ा शानदार है, जरा हवा आने दे। उनकी हंसी किसी राक्षस की हंसी जैसी थी। लड़कियां डर के मारे अपनी फटी पुरानी चादरों में मुंह छिपाकर घुटनों में सिर देकर लेटी हुई थीं। कोई भी आंख मिलाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सबको पता था कि अगर किसी ने गलती से भी उनकी आंखों में देख लिया तो आज रात उसी की शामत आएगी। अंजलि अपनी कोठरी के कोने में लेटी थी, लेकिन उसकी नींद कोसों दूर थी। बाहर से वह कमली थी, एक पागल औरत जो बड़बड़ा रही थी, कभी हंस रही थी तो कभी अपने काल्पनिक राजा से बातें कर रही थी। लेकिन अंदर से वह एएसपी अंजलि राठौर थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया ताकि बटन कैमरा सही एंगल पर रहे। उसका कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर था।
हर एक गाली, हर एक धमकी, हर एक गंदी हंसी रिकॉर्ड हो रही थी। अंजलि सोच रही थी कितना आसान है इन जानवरों के लिए मासूमों को कुचलना। इन्हें लगता है वर्दी और सत्ता इनके बाप की जागीर है, लेकिन आज इनके पाप का घड़ा भरेगा। अंजलि की नजर अपनी बगल में लेटी रेखा पर पड़ी। बेचारी रेखा थर थर कांप रही थी। अंजलि का मन हुआ कि उठकर उसे गले लगा ले, उसे बता दे कि डर मत पगली, मैं पुलिस हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। एक छोटी सी गलती और पूरा मिशन फेल हो जाता। उसे पत्थर बनना था, उसे पागल बने रहना था। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। अचानक गैलरी के दूसरे छोर से दो भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उन सामान्य गार्ड्स की नहीं थी। ये कदम भारी थे, रौबदार थे। ये जगन माथुर के खास गुंडे कालिया और शेरा थे। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जिन लड़कियों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं, वह भी अब सांस रोककर पड़ी थीं। सब यही मना रही थी, हे भगवान, आज मेरी बारी ना हो, आज वह मेरे दरवाजे पर ना रुके। कदमों की आवाज पास आती गई। अंजलि ने देखा, अंधेरे में दो हठे कट्टे साए उसकी कोठरी की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में लाठियां थीं और कमर पर चाबियों का गुच्छा लटक रहा था, जिसकी छन छन आवाज ने खौफ को और बढ़ा दिया था। वे अंजलि और रेखा वाली कोठरी के ठीक सामने आकर रुक गए। लोहे की सलाखों पर लाठी मारी गई। शेरा की आवाज गूंजी, ओए सो गई क्या सब? कालिया ने अपनी कमर से चाबी निकाली और ताले में डाली। दरवाजा चरमराते हुए खुला। ओ पगली उठ जा! कालिया ने अंदर घुसते ही अंजलि की तरफ अपनी टॉर्च की रोशनी मारी। रोशनी सीधी अंजलि की आंखों में लगी। अंजलि ने पागलों जैसा नाटक करते हुए अपनी आंखों पर हाथ रखा और चिल्लाई, सूरज निकल आया, सूरज निकल आया, मेरा राजा आ गया क्या? शेरा ने आगे बढ़कर अंजलि के पैर पर हल्का सा जूता मारा। अबे ओ नौटंकी, तेरा सूरज नहीं, तेरा काल आया है, उठ खड़ी हो। अंजलि उठी नहीं, सोई रही, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। कालिया को गुस्सा आ गया। वह झुका और अंजलि के बिखरे हुए बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने अंजलि को झटके से खड़ा किया। सुनाई नहीं देता क्या साली को? बाहरी भी है क्या? अंजलि दर्द से कराने का नाटक करने लगी। छोड़ो मेरे बाल, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अंजलि का यह अभिनय इतना असली था कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि यह मुंबई की सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर है। कालिया ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, आज तेरी किस्मत खुलने वाली है पगली। बड़े साहब ने तुझे याद किया है। नई चिड़िया है ना तू, तो स्वागत तो होगा ही। साहब का दिल बहुत बड़ा है और आज वह दिल तुझ पर आया है। यह सुनते ही कोने में बैठी रेखा की बर्दाश्त की सीमा टूट गई। वह जानती थी कि साहब के बुलावे का क्या मतलब होता है। वह जानती थी कि वहां से लौटकर लड़कियां कैसी हो जाती हैं, जिंदा लाश जैसी। रेखा ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंजलि का हाथ पकड़ने की कोशिश की। नहीं भैया, इसे मत ले जाओ, ये तो पागल है, इसे कुछ समझ नहीं आता, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। रेखा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उसने शेरा के पैर पकड़ लिए। मेरी जान ले लो, पर इसे छोड़ दो। शेरा ने नफरत से रेखा की तरफ देखा। उसने एक जोरदार लात रेखा के पेट में मारी। हट साली, बड़ी वकील बन रही है इसकी। रेखा दर्द के मारे जमीन पर उलट गई और कहराने लगी। अंजलि का खून खौल उठा। उसका मन किया कि अभी इसी वक्त शेरा की गर्दन मरोड़ दे। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में वह पुलिस वाला अंगार आ गया था, लेकिन उसने तुरंत अपनी पलकें झपकाई और खुद को संभाला। अभी नहीं अंजलि, अभी नहीं। अगर अभी रिएक्ट किया तो जगन माथुर तक नहीं पहुंच पाओगी। इस गुस्से को पाल कर रख, उसने खुद को समझाया। अंजलि ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। ही, ये गुड़िया क्यों रो रही है? मैं तो राजा के पास जा रही हूं, मुझे टॉफी मिलेगी, नए कपड़े मिलेंगे। ही। शेरा और कालिया एक दूसरे को देखकर हंसे। देख रहा है कालिया, कैसी पागल औरत है। इसे पता भी नहीं कि इसकी इज्जत का जनाजा निकलने वाला है और यह टॉफी मांग रही है। हाँ यार, साहब को भी ना जाने क्या शौक चढ़ा है। खैर हमें क्या, अपना काम तो बस डिलीवरी देना है। चल उठा इसे। वे अंजलि को खींचते हुए कोठरी से बाहर लाए। अंजलि ने पीछे मुड़कर रेखा को देखा। रेखा जमीन पर पड़ी थी, पेट पकड़े हुए, और उसकी आंखों में आंसू और बेबसी थी। अंजलि ने मन ही मन उससे वादा किया, बस कुछ देर और रेखा, तेरा यह एक एक आंसू उन पापियों पर तेजाब बनकर गिरेगा, यह मेरा वादा है। अब अंजलि को लेकर वे लंबी गैलरी से गुजरने लगे। यह रास्ता सुधार गृह के सामान्य वार्ड से अलग होकर उस खास हिस्से की तरफ जाता था जिसे एडमिन ब्लॉक कहा जाता था।
जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, आसपास का माहौल बदल रहा था। अब फर्श पर मार्बल लगा था, दीवारों पर फैंसी लाइटें जल रही थीं, रास्ते में कुछ और गार्ड्स खड़े थे। वे अंजलि को देखकर गंदी हंसी हंस रहे थे। क्या बात है, आज तो नया माल जा रहा है ऊपर। लगता है साहब आज लंबी पार्टी करेंगे। अंजलि ने अपना सिर झुकाए रखा और वह लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। मेरा घर कहाँ है? मुझे भूख लगी है। ये कौन सी जगह है? उसका कैमरा सब कुछ कैप्चर कर रहा था। इन गार्ड्स के चेहरे, ये रास्ते, ये दरवाजे सब सबूत बन रहे थे। चलते चलते वे एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। यहां बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ एक कमरे के नीचे से रोशनी आ रही थी। वह कमरा गलियारे के बिल्कुल आखिर में था। उसका दरवाजा बाकी दरवाजों जैसा नहीं था, बल्कि महंगी लकड़ी से बना था और उस पर पीतल का हैंडल लगा था। कालिया वहां जाकर रुक गया। उसने अंजलि के कंधे को जोर से दबाया। उसने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, सुन पगली, अंदर जाकर ज्यादा नाटक मत करना। साहब जो बोले चुपचाप करना। अगर तूने नखरे दिखाए या चिल्लाने की कोशिश की तो याद रख, हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं कि तुझे सूंघा देंगे तो तू जिंदगी भर कोमा में पड़ी रहेगी, समझी? अंजलि ने खाली नजरों से उसकी तरफ देखा और अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में दबाकर बच्चों की तरह सिर हिलाया। दवाई नहीं, खानी कड़वी होती है। हाँ तो फिर साहब को खुश कर देना। खुश करेगी तो रानी बनकर राज करेगी यहां। कालिया ने दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। अंदर से एक भारी नशे में डूबी हुई आवाज आई, भेज दो। कालिया ने पीतल का हैंडल घुमाया। दरवाजा भारी था पर आसानी से खुल गया। कालिया ने अंजलि के पीठ पर धक्का दिया, जा अंदर। अंजलि लड़खड़ाते हुए कमरे की दहलीज पार कर गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। अब अंजलि उस पिंजरे में थी जहां शेर अपनी मांद में बैठा शिकार का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज पिंजरे में शिकार नहीं, शिकारी आया है। वह कमरा किसी अय्याशी के अड्डे से कम नहीं था। टेबल पर महंगी शराब और दीवारों पर भद्दे चित्र लगे थे। जगन माथुर, जो उम्र में 50 के पार था, अपनी कुर्सी पर बैठकर शराब पी रहा था। अंजलि को देखते ही उसकी आंखों में हवस चमक उठी। उसने वार्डन को बाहर जाने का इशारा किया। वार्डन ने जाते जाते अंजलि से कहा, ए पगली, साहब को खुश कर देना, वरना ऐसी दवा मिलेगी कि जिंदगी भर होश में नहीं आएगी। अंजलि दरवाजे से सटकर खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर ऐसे बांध रखे थे जैसे कोई डरा हुआ बच्चा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई होने के बावजूद चौकन्नी थी। वह कमरे का जायजा ले रही थी। यह कमरा किसी सरकारी दफ्तर जैसा बिल्कुल नहीं था। यह किसी 5 स्टार होटल के स्वीट जैसा लग रहा था। फर्श पर इतना मोटा कालीन बिछा था कि चलने पर आवाज भी ना आए। कोनों में बड़े बड़े गुलदस्ते रखे थे और सामने वह शैतान बैठा था। जगन माथुर अपनी लेदर की कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था। उसने एक हाथ में विस्की का गिलास पकड़ रखा था जिसमें बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। उसकी मेज पर काजू, बादाम और भुना हुआ चिकन रखा था। यह सब देखकर अंजलि के पेट में मरोड़ उठने लगी। नीचे लड़कियां सूखी रोटियों के लिए तरस रही थीं। उन्हें गंदा पानी मिल रहा था और यहां यह आदमी अय्याशी के समंदर में गोते लगा रहा था। जगन माथुर ने एक बड़ा घूंट भरा और गिलास को जोर से मेज पर रखा। वह धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसकी चाल में नशे की लड़खड़ाहट थी। वह धीरे धीरे अंजलि की तरफ बढ़ा। आओ आओ कमली, वहां दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? डरो मत, मैं कोई भूत फोड़ी हूं। अंजलि ने अपने शरीर को सिकुड़ा लिया और भी ज्यादा कोने में दुबक गई। उसने कांपती हुई आवाज में नाटक किया, मुझे घर जाना है, मेरी मां ढूंढ रही होगी, मुझे जाने दो। जगन माथुर हंसा, अरे डरती क्यों है पगली, यह तो रोज का काम है। देख, मैं तेरा राजा हूं, तू ढूंढ रही थी ना राजा को। वह अंजलि के बिल्कुल करीब आ गया। जगन माथुर ने अंजलि की साड़ी के पल्लू को छूने की कोशिश की। अंजलि ने एक झटके से खुद को पीछे किया और दीवार से जा टकराई। दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाओ, अंजलि चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज में पुलिस वाली सख्ती नहीं, बल्कि एक डरी हुई औरत की घबराहट थी। जगन माथुर के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वहां झुंझलाहट आ गई। नखरे? मुझे नखरे पसंद नहीं है कमली, उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम कहां हो? ये एक नारी छाया है। यहां की हर ईंट, हर दीवार मेरी गुलाम है। यहां मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अंजलि ने जानबूझकर उसे उकसाने के लिए तुतलाते हुए कहा, मैं पुलिस को बता दूंगी, पुलिस तुम्हें मारेगी, पुलिस अच्छी होती है। यह सुनते ही जगन माथुर ठहाका मारकर हंसा।
वह वापस अपनी टेबल की तरफ गया और एक और पैक बनाया। उसने शराब का गिलास हवा में लहराते हुए कहा, पुलिस? अरे ओ नादान पगली, कौन सी पुलिस? वो जो बाहर गेट पर खड़ी होकर मुझे सलाम ठोकती है, या वह बड़े अफसर जो मेरे यहां से हर महीने मोटे लिफाफे लेकर जाते हैं? पुलिस, नेता, जज सब मेरी जेब में है। अंजलि का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन खुशी से, क्योंकि उसका कैमरा बिल्कुल सही एंगल पर था और यह आदमी अपना सारा काला चिट्ठा खुद अपने मुंह से उगल रहा था। जगन माथुर ने बात जारी रखी, तुझे क्या लगता है तू पहली है? अरे तेरे जैसी कितनी आई और कितनी गई। वो कल वाली लड़की, क्या नाम था उसका? हाँ मुन्नी, बहुत शोर मचाती थी, कहती थी मेरे पिताजी को बुलाओ। मैंने उसे समझाया, प्यार से समझाया, लेकिन जब नहीं मानी तो उसने अपने गले पर अंगूठा फेर कर इशारा किया, खलास। पुलिस ने रिपोर्ट में क्या लिखा पता है? मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या। अंजलि की मुट्ठियां कस गई। मुन्नी, वो 19 साल की बच्ची। सावित्री अम्मा सच कह रही थीं, इस जानवर ने उसे मार डाला था। अंजलि के अंदर का ज्वालामुखी अब फटने को तैयार था। उसे बस थोड़ा और मसाला चाहिए था ताकि इसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। अंजलि ने फिर से एक मासूम सवाल फेंका, लेकिन भगवान तो देख रहा है। जगन माथुर फिर से अंजलि के पास आया। यहां का भगवान मैं हूं। मैं तय करता हूं कौन जिएगा, कौन मरेगा और कौन मेरे बिस्तर पर आएगा। उसने अंजलि को घेर लिया। उसने अपने दोनों हाथ अंजलि के दोनों तरफ दीवार पर रख दिए, उसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। देख कमली, तू सुंदर है, बहुत सुंदर है। इन फटे कपड़ों में भी तू चमक रही है। मेरी बात मान ले, रानी बनाकर रखूंगा तुझे। अच्छा खाना मिलेगा, नए कपड़े मिलेंगे, बस मुझे खुश कर दे। अंजलि ने अपनी एक्टिंग जारी रखी। साहब मुझे जाने दो, मुझे यह सब नहीं करना। जगन माथुर ने गुर्राते हुए कहा, अरे करना तो पड़ेगा। प्यार से करेगी तो मजे में रहेगी, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। अभी शेरा को बुलाऊंगा, वह तुझे हाथ पैर बांधकर पटक देगा, फिर तो तू वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी। जगन माथुर का सब्र अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसे लगा कि यह एक मामूली पागल औरत है, इसके साथ जबरदस्ती करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। जगन माथुर ने अपना गंदा हाथ बढ़ाया और अंजलि के कंधे को जोर से जकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। बहुत हो गई बातें, अब आ मेरे पास। उसने अंजलि को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उसका इरादा अंजलि के कपड़े फाड़ने का था। जैसे ही उसका हाथ अंजलि की गर्दन के पास पहुंचा और उसने जोर लगाया, अंजलि के अंदर की कमली मर गई और एसपी राठौर जाग उठी। अंजलि ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी। उसने जगन माथुर की कलाई पर अपनी नजर गड़ाई। अंजलि ने मन में सोचा, बस बहुत हुआ, अब तेरा खेल खत्म जगन। जैसे ही जगन माथुर ने अंजलि के कंधे पर हाथ रखा और बदतमीजी करने की कोशिश की, अंजलि ने उसे एक जोरदार झटका दिया। जगन माथुर दर्द से करा उठा और 2 कदम पीछे लड़खड़ाया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक कमजोर पागल औरत में इतनी ताकत कहां से आई। तूने मुझे धक्का दिया। जगन गुस्से से लाल हो गया। तभी अंजलि का बॉडी लैंग्वेज बदल गया। उसके कंधे सीधे हो गए। चेहरे से वह पागलपन वाली हंसी गायब हो गई। उसकी आंखों में अब वो आग थी जिससे अपराधी डरते थे। अंजलि ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और एक कड़क पुलिसिया आवाज में कहा, हाथ दूर रख जगन माथुर, वरना ये हाथ शरीर से अलग करने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। जगन माथुर को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आवाज, उसका अंदाज, ये किसी पागल औरत का नहीं था। वह हकलाया, कौन है तू? अंजलि ने कहा, मैं वो हूं जो तेरी बर्बादी का परवाना लेकर आई है। तेरा खेल खत्म जगन। तेरी हर एक बात, तेरा हर एक जुर्म रिकॉर्ड हो चुका है। जगन माथुर की नशा उतर गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण औरत नहीं, पुलिस है। उसने तुरंत अपनी टेबल की दराज की तरफ छलांग लगाई जहां उसकी रिवॉल्वर रखी थी, लेकिन अंजलि उससे कहीं ज्यादा तेज थी। जैसे ही जगन ने दराज खोली, अंजलि ने हवा में उछलकर एक जोरदार किक मारी। दराज बंद हो गई और जगन की उंगलियां उसमें दब गईं। वह चीखा। अंजलि ने उसे कॉलर से पकड़कर टेबल पर पटक दिया। कांच का गिलास टूटकर बिखर गया। अंजलि ने टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया। हिलना मत, 1 इंच भी हिला तो नस काट दूंगी। जगन माथुर पसीने से तरबतर हो गया। मैडम छोड़ दो, जो मांगोगी दूंगा। करोड़ों रुपए हैं मेरे पास, ले लो, बस मुझे जाने दो। अंजलि ने एक तमाचा उसके गाल पर मारा। तू क्या खरीदेगा, मुझे तेरी औकात नहीं है। अंजलि ने अपने कॉलम में लगे माइक्रोफोन पर कहा, अल्फा 1,
दिस इज एसपी अंजलि, टारगेट सिक्योर है, रेड शुरू करो, तोड़ दो दरवाजा। तभी बाहर सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगी। पूरा इलाका पुलिस की गाड़ियों की नीली लाल रोशनी से नहा गया। दरवाजा तोड़ो, इंस्पेक्टर शिंदे की आवाज आई। मुख्य गेट टूट कर गिर गया। 50 से ज्यादा पुलिस वाले, जिनमें महिला कमांडो भी शामिल थीं, अंदर घुस गए। अंदर हड़कंप मच गया। जो गार्ड्स अभी तक शराब पी रहे थे, वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पूरी इमारत को घेर रखा था। लाठियां चली, गार्ड्स को जमीन पर लिटाकर हथकड़ियां पहनाई गई। अंजलि जगन माथुर को घसीटते हुए कमरे से बाहर लाए। गलियारे में खड़ी लड़कियां यह शोर सुनकर अपनी कोठरियों से बाहर झांक रही थीं। जब उन्होंने देखा कि उनकी मैडम बसंती वार्डन और वह खूंखार गार्ड्स पुलिस के सामने घुटनों पर बैठे हैं, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। और फिर उनकी नजर अंजलि पर पड़ी, वही कमली जिसे वे पागल समझ रही थी, अब एक शेरनी की तरह जगन माथुर को घसीट रही थी। अंजलि लड़कियों के पास आए। डरो मत, तुम सब आजाद हो, यह आदमी अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। भीड़ में से सावित्री अम्मा दौड़ती हुई आई। उन्होंने अंजलि के पैर छूने चाहे, लेकिन अंजलि ने उन्हें गले लगा लिया। सावित्री मां, अगर आप हिम्मत नहीं दिखाती तो यह सब मुमकिन नहीं होता। तभी एक लड़की, शायद रेखा, धीरे धीरे आगे आई। उसने जगन माथुर की तरफ देखा, जो अब भीगी बिल्ली बना था। रेखा ने अपनी चप्पल निकाली और जगन माथुर के मुंह पर दे मारी। ये देख बाकी लड़कियों का भी डर खुल गया। सबने मिलकर अपनी भड़ास निकाली। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से जगन माथुर को भीड़ से बचाया, वरना वह लड़कियां उसे वहीं मार डालती। अगली सुबह के अखबारों की हेडलाइन थी, लेडी सिंघम ने किया नरक का पर्दाफाश, एसपी अंजलि राठौर का साहसिक कारनामा। जगन माथुर और उसके पूरे गिरोह पर इतने केस लगे कि अब उनकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कटने वाली थी। कोर्ट ने इस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया। वीडियो सबूत इतने पक्के थे कि जगन माथुर का कोई वकील उसे बचा नहीं पाया। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। नारी छाया सुधार गृह का पूरा स्टाफ बदल दिया गया। नई ईमानदार महिला अफसरों की नियुक्ति हुई और सबसे बड़ी बात, अंजलि की सिफारिश पर सावित्री अम्मा को वहां का केयरटेकर बना दिया गया। अब वहां लड़कियों का शोषण नहीं, उनका पालन पोषण होने वाला था। कुछ दिनों बाद अंजलि फिर वहां गई। इस बार वर्दी में माहौल बदल चुका था। दीवारों पर नया पेंट हो रहा था। लड़कियां आंगन में बेखौफ घूम रही थीं। जब अंजलि जाने लगी तो लड़कियों ने उसे घेर लिया। रेखा ने कहा, मैडम आप पुलिस नहीं, आप फरिश्ता हो। अंजलि मुस्कुराई। उसने अपनी कैप ठीक की और बोली, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं यार, मैं तो बस एक औरत हूं जिसने वर्दी पहनी है। और याद रखना, गलत सहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना गलत करना।